साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का विषय है दुधारू पशुओं की देखभाल। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके शर्मा जी। आप सेवानिवृत्त वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं और साथ ही सफल किसान के रूप में हमारे साथ हैं शरद वर्मा जी। आप कई पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा हम जानते हैं, जब भी समग्र खेती की बात होती है, समग्र कृषि की बात होती है, तो उसमें पशुपालन बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम उसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। जहां ग्रीष्म ऋतु खत्म होगी, वर्षा ऋतु का आरंभ होगा, तो कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना आवश्यक है, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, वह हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसा हम जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु जहां खत्म होने वाली है और वर्षा ऋतु आरंभ होगी, तो ऐसे समय पर हमारे पशुपालकों को, किसान भाइयों को कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जिससे उनके पशु स्वस्थ हो सकें और उन्हें कोई नुकसान ना हो? देखिए, सबसे पहले तो हम जब बात कर रहे हैं तो ग्रीष्म ऋतु में बात कर रहे हैं और अभी जो ग्रीष्म ऋतु है वो अपने पूरे चरम पर, अपने सवाब पर है और इस समय बहुत जो है गर्म हवाएं चल रही हैं। ऐसे में हम हमारे पशुओं की गर्म हवाओं से कैसे रक्षा कर सकते हैं, तपा की स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम हमारे पशुओं को खान पान का विशेष ध्यान रखें। इसमें सबसे पहले तो ये है कि उनको जो खाने की हमारी जो व्यवस्था है, भूसे की, चारे की, हरे चारे की, या जिन किसान भाइयों के पास हरा चारा नहीं है तो वो साइलेज के रूप में भी एक विशेष पद्धति के द्वारा जो है सुरक्षित उसमें नमी को रखा जा सकता है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी आंकी गई है। तो ऐसे में साइलेज का उपयोग भी पशुपालक कर सकते हैं खिलाने में। और साथ ही साथ जो है, हाँ, मतलब गर्मी का जब मौसम है तो हम बात करेंगे पानी की। तो पानी अधिकतर जो देखा गया है कि पानी जो है, जो सीमेंट की बड़े बड़े हौद टंकियां होती हैं, उनमें जो है पानी पशुपालक भाई भर लेते हैं और उस गर्म पानी का सेवन ऐसी भीषण गर्मी में वो हमारे पशुओं को करते हैं। तो इससे जो है उनको तृप्ति नहीं मिलती है। तो इसका एक छोटा सा सलूशन है। उसमें हमारे किसान पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो बड़ी बड़ी नादें जो है मिट्टी के बर्तन होते हैं जो कुंभकार लोग बनाते हैं, उनको लेकर यदि उनमें ताज़ा पानी उनको शाम के समय यदि कर लें तो बहुत अच्छी बात है। उनको शाम के समय भर दें और जी ज़्यादा ठंडा यदि उनको रखना है तो उसमें अपने जो टाट पट्टी के बोरे होते हैं उनको किनारे से लगा लें तो उसमें पानी अच्छा ठंडा हो जाएगा। और ऐसे पानी को जो है दिन में कम से कम जो है 2 से 3 बार पिलाना चाहिए गर्मी में खास तौर पर। तो इस तरह से यदि उनको पानी पिलाया जाएगा तो काफी कुछ हद तक वो जो है अपनी इस लू से, इस भीषण गर्मी से बच सकते हैं। और साथ ही साथ गौशाला की नियमित साफ सफाई और जहां तक संभव हो सके तो उन पशुओं को यदि छायादार स्थान में पेड़ की जो हरी छाया, पीपल के वृक्ष हैं, नीम के वृक्ष हैं, उनके नीचे यदि उनको रखा जाए तो काफी अच्छा माना जाएगा। बहुत बढ़िया रहेगा जी। सर, वर्षा ऋतु के आने से पहले और क्या किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है कि कौन से टीकाकरण उन्हें करा लेने चाहिए, या किस प्रकार से जो उनकी गौशालाएं हैं उनकी किस प्रकार से साफ सफाई या क्या प्रबंधन किया जाना चाहिए, उसके विषय में आप बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल वही जो समय चल रहा है टीकाकरण के लिए। कुछ विशेष जो संक्रामक छूतदार बीमारियां हैं उनका जो समय है उनके टीकाकरण कराने का। तो ये जो 2 बीमारियां हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं, एक तो गलघोटू बीमारी है जिसको घुरका नाम से भी जो प्रचलन में कुछ बोलियां आती हैं, गांव में बोलते हैं, और दूसरी एकटंगिया रोग जिसको जो है चुरका नाम से भी जाना जाता है। इन 2 बीमारियों के टीकाकरण कराना नितांत आवश्यक है। हाँ, और इसकी जो यह वह समय है जब हमारे पशुपालक भाइयों को जो है ये टीकाकरण करा लेना चाहिए। तो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का उसमें शरीर में आ जाएगी। और क्या होता है कि जैसे हमारे किसान भाई इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हमारे पशुओं को इतनी भीषण गर्मी में हम कैसे टीका लगाएं, और हो सकता है कि इससे गर्मी शरीर में और पैदा हो जाएगी। तो मैं पशुपालक भाइयों को संदेश के रूप में ये बात कहना चाहूँगा कि वो इससे भयभीत ना हो और गर्मी
से इससे टीका का कोई नाता नहीं है। जी। ये बिल्कुल निर्भय होकर अपने पशुओं में टीकाकरण कराएं। बहुत बढ़िया। तो क्या होता है कि जैसे अभी जिन पशुओं को टीका लग जाएगा तो जो दोंगरे गिरते हैं, माने जो प्रथम बरसात होती है और उसमें जो घास उगती है, ऐसी घास में वो बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा पनपते हैं हॉट ह्यूमिड कंडीशन में। और जब वो घास उग जाती है तो उनमें वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और हमारे पशुओं को यदि टीका नहीं लगा है और ऐसे चारागाह में हमारे पशु यदि हम उनको छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, उस घास का यदि वो सेवन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनको ये बीमारी हो ही जानी है। जी। तो इससे बचाव के लिए सबसे पहले मैं संदेश के रूप में ये बात कहना चाहूंगा कि पशुपालक भाई, ये वो समय है जब टीकाकरण करा लें। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ पर बताई कि किस प्रकार से आपको अपने पशुओं के भोजन का ध्यान रखना है, समय पर उनका टीकाकरण कराना है। जैसा कि सर ने बताया कि जब उन्हें चारागाह भेजा जाता है तो वहाँ जब पहली बरसात जो होती है उसमें निकलने वाली जो घास है उसमें वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसको ग्रहण भोजन करने से आपका पशु बीमार हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर उसको समय पर टीकाकरण करवाया गया है तो उसकी इम्यूनिटी जो है, प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो उसे बीमार नहीं होने देगी, जिससे पशु को कोई नुकसान नहीं होगा और आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप सफल किसान के रूप में कार्य कर रहे हैं और काफ़ी समय आपके परिवार को भी कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, तो इसके विषय में आप हमें बताएं, कब से आप खेती कर रहे हैं और क्या आपका अनुभव है? मैं शरद वर्मा, ग्राम सोमलबाड़ा, नर्मदापुरम से हूँ और मेरा जन्म खेत पे ही हुआ है और मैं खेती से बचपन से जुड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। और मुझे खेती से बहुत लगाव है और मेरे फादर मदर भी खेती सफल पूर्वक करते हैं जी। मैंने उन्हें गुरु मानकर ये खेती सीखी है जी। हमारे श्रोतागण दर्शक जानना चाहते हैं कि साइलेज क्या होता है, कैसे इसे बनाया जाता है, उसके विषय में हमें बताएं। जी। जब मक्का को हम लोग खेतों में सोइंग कर देते हैं जी, तो जब 60 से 65 दिन में मक्का तैयार होती है जी, जिस समय भुट्टा अपन लोग भूंज के खाते हैं, उस स्टेज पे इसको मशीनों द्वारा कुट्टी कर लिया जाता है भुट्टे सहित जी। तो जो भुट्टे में दूध होता है वो पूरा जब कुट्टी करते हैं तो पूरा जो कुट्टी बनाई है वो नहला देते हैं उसको। और उसको जब हम रैपिंग करते हैं, 1 कुंटल की पैकिंग में रैपिंग होता है, 1 कुंटल की पैकिंग, हाँ जी। और वो बढ़िया सा 18 महीने तक खराब नहीं होता है। बहुत बढ़िया। उसमें 1 कुंटल में लगभग 20 किलो दाना होता है जी। और वो पूरा फर्मेंटेशन होता है। क्या इसको प्रेस किया जाता है पैक करने के, जो आप रैपिंग कर रहे हैं? हाँ, रैपिंग मशीन द्वारा होती है जी। और वो रैपिंग करके फिर 1 कुंटल में निकाला जाता है उसको। तो उसको रखने में भी डेयरी वालों को छोटी सी जगह में 1 कुंटल रखा जाता है। अगर आप भूसे को रखेंगे तो वो काफी बड़ी जगह लगेगी, इसमें थोड़ी सी जगह में रखा जाता है। हाँ, जो शहरों में आज भूसे रखने की समस्या है वो भी खत्म हो जाती है। अब रहा खेतों में धीरे धीरे जो मेड़े, ट्रैक्टर आने से मेड़े छोटी होते जा रही है, चारे के लिए गाय को चराने की जगह नहीं है, तो उसका सबसे अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन है जी। और ये बहुत सफल रूप से हम लोग जो साइलेज दे रहे हैं, इससे दूध तो बढ़ता ही है और डॉक्टर साहब इसके दूध की गुणवत्ता बढ़ती है। गाय को भी गर्मी भर हरा चारा मिलता है। जी। अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी कि कैसे आप लोग गर्मी में साइलेज का उपयोग कर सकते हैं। वाकई देखिए कितना ही अच्छी बात है। बहुत सारे कृषक भाइयों को साइलेज के विषय में शायद ना पता हो, जिन्हें जानकारी है तो बहुत ही अच्छी बात है कि जहां गर्मी में हरे चारे की कमी होती है, जिससे हमारे जो पशु हैं वो परेशान होते हैं, पशुपालक जब देखते हैं कि वह दूध उतना नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में साइलेज एक बहुत ही बढ़िया उत्पाद सामने आया है, जिसे खिलाने से पशुओं का स्वास्थ्य और दूध की गुणवत्ता दोनों का सुधार होता है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, जहां वर्मा जी ने साइलेज के बारे में बताया, इसके विषय में बताएं, कैसे मतलब पशु से इसका स्वास्थ्य बढ़ सकता है और कैसे उनके दूध की जो गुणवत्ता है उसका सुधार हो सकता है, उसके विषय में कुछ बताएं। जी। देखिए, साइलेज जो है इस अवस्था में बनाया जाता है जी। कि उसमें जो हरित की जो उसमें नमी की मात्रा जो है रखी जाती है और उसमें संचित रहती है जी। जैसे और हरे के जो गुण हैं, जिसमें क्लोरोफिल या जो भी उसकी जो संगठन जिन तत्वों से मिलकर उसको बनाया जाता है, वो सब उसमें सुरक्षित रहते हैं। तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसकी जो मानक क्षमता है, उसकी गुणवत्ता है, वो काफी बढ़ी हुई रहती है। अच्छा, जिस अवस्था में इसको बनाया जाता है, जैसे आज मक्का है और आपकी ज्वार है, तो जब दूध की अवस्था में दाने उसमें आ जाते हैं तो हमको
कंसंट्रेट के रूप में वो जो है उससे कैलोरी उतनी ज़्यादा मिल जाती हैं और हरापन उसमें रहता है, तो हरा भी शरीर में पहुंच जाता है। तो इसमें जो शरीर में खनिज लवण हैं, विटामिन्स हैं, जो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पशु के लिए जो एक पूर्ण आहार के रूप में वो चीज़ मिल जाती है। तो उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ उत्पादन भी इसका सीधा इस पे प्रभाव डालता है। तो इसमें काफी कुछ हद तक जो है हमारे पशुओं का जो है दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है। तो मैं तो भूसे की जगह इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा। संदेश के रूप में ये बात कहूंगा कि हो सके तो यदि हमारे पशुओं के पूरे हरे के साथ साथ यदि हरा नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो है साइलेज का उपयोग कराएं, बेहतर होगा। देखिए कितनी ही अच्छी बात है कि अगर आप साइलेज का उपयोग करते हैं तो पशु जहां पर भोजन को शायद थोड़ा नकार रहा था, गर्मी का समय, अगर मौसम ऐसा है जहां हरा चारा उसे नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही बढ़िया साधन के रूप में साइलेज सामने आता है, जिसके माध्यम से पशु उसे चाव से खाएगा भी और दूध का जो गुणवत्ता है वह भी बढ़ेगी। यहाँ ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद दर्शकों पुनः आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर PK शर्मा जी और सफल किसान के रूप में शरद वर्मा जी। आप दोनों का स्टूडियो में पुनः स्वागत है। वर्मा जी, हम जानना चाहेंगे कि साइलेज का जब आपने उत्पादन किया तो आपने कैसे इसको बढ़ावा दिया, क्या आपको कठिनाइयां सामने आई और कैसे आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े? पहले हम लोगों ने साइलेज थोड़ी मात्रा में बनाया जी, और लगभग हमारे आसपास की 25 से 30 डेयरियों में हमने सैंपल रूप में एक कुंटल उनको दिया जी, और प्रतिदिन उनकी मॉनिटरिंग करी कि कितना दूध इसमें कैसे बढ़ रहा है, गाय की हालत क्या हो रही है, इनका फैट कितना बढ़ रहा है जी। तो हमें जब 25 से डेयरियों का रुझान पॉजिटिव मिला, कुछ गाय ने नहीं खाया, कुछ ने खाया, वो सारी चीज़ों का जब एनालिसिस हम लोगों ने किया तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छा आहार रहेगा। तो 25 डेयरियों वालों ने हमें कहा कि साहब ये तो हमारे लिए आप तैयार करिए, और हमें पहला ऑर्डर मिला। और हमें आज बताएं आपको, गवर्नमेंट डेयरी जो कीरतपुर में है उसने हमें इस बार 30 लाख का हमारे से साइलेज खरीदा। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छी वो है जी, बहुत ही अच्छा। मतलब ये आपने एक उपाय अपनाया। देखिए कितनी अच्छी बात है कि खेती के अलावा उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जहां हम बात करते हैं अन्न उगाने की। हम जो सारा इंसान, जो हमारा पूरा भारत देश है, यह ग्रामीण क्षेत्रों पर ही निर्भर है, हम कृषि प्रधान देश हैं। देखिए वहीं पर पशुओं के बारे में सोचना भी बहुत अधिक उपयोगी है, क्योंकि बहुत से ऐसे पदार्थ जो हमें उनसे ही प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में शरद जी ने इस रास्ते को अपनाया और जैसा उन्होंने कहा कि जो सरकारी डेयरी है वहाँ से उन्हें 1 साल के भीतर 30 लाख का ऑर्डर मिला, जो कि बहुत ही सराहनीय बात है। डॉक्टर शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जहां हम बात करें टीकाकरण की, तो बहुत से कृषक भाई ऐसे होते हैं जो समय समय पर टीकाकरण जो है कभी उनसे छूट गया, मिस हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या रास्ते होते हैं, उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसके विषय में आप हमें बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे पशुपालक भाइयों को जो है नियमित टीकाकरण कराना चाहिए, और उनके अंदर इसके प्रति यदि नकारात्मक सोच बना ली है या भयभीत हैं या डर रहे हैं टीकाकरण से, तो ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप टीकाकरण कराएं, और यदि टीकाकरण आप नहीं भी करा पा रहे हैं तो आप माने ऐसी जो
दूसरी जगह की जहाँ कई बार क्या होता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं ऐसी जगह हमारे जो पशुओं को पहुंच जाते हैं जहां पर जो मृत पशु को चीड़ फाड़ की गई है उसको गांव में आज भी कई बार क्या होता है जाने अनजाने में, वैसे तो इतनी अवेयरनेस इतनी समझ बढ़ गई है कि माने पशुओं को आजकल उनको चीड़ फाड़ उसकी नहीं की जाती है। हाँ, चर्मकार लोग पहले के समय में उसको खोल माने उसके चर्म के लोभ में, चमड़ी के लोभ में या उसके मांस के लोभ में उसको चीड़ फाड़ उसकी किया करते थे। ऐसी जगह के दूषित माने जहां पर बैक्टीरिया और नाना प्रकार के रोगाणु वहां पर उस जो जिस बीमारी से वो पशु मरा है वहां पर यदि ऐसी जगह के उगे हुए घास को यदि हमारे वर्षा ऋतु में जो जानवर यदि खा लेते हैं तो निश्चित रूप से उनको बीमार हो ही जाना है। क्योंकि जिस टीकाकरण की मैं बात कर रहा था कि जैसे गलघोटू की बीमारी है, चुरका रोग है, एक टंगिया रोग है, इनके जो टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है। जी सर, तो ताकि मिस नहीं होना चाहिए। एक बात और सामने आती है कि कई बार हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो कि भाई गर्भवती के लिए ये टीका लगवाएं अथवा ना लगवाएं, ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं गर्भपात हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल एडवांस प्रेगनेंसी, ऐसे पशु जो बिल्कुल 8वें महीने में हैं या जो बिल्कुल जनने के कगार पर हैं उनको जरूर छोड़ा जा सकता है। बाकी 6 से 7 महीने तक भी यदि उनको गर्भ है तब भी माने इस टीका को लगाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। जी, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं यह एक कंफ्यूजन हम सबके रहता है, शंका रहती है कि अगर आपका पशु गर्भ से है, उसको बच्चा होने वाला है, तो आप टीकाकरण कराएं या ना कराएं। डॉक्टर साहब ने यहाँ बताया कि हाँ, अगर आखिरी समय है कि जहाँ आपकी गऊ जनने वाली है उस समय पर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआती जो दौर है या मध्य का जो दौर है उस समय आप उसका टीकाकरण बिल्कुल कराएं, वहाँ टीकाकरण को ना छोड़ें। और जैसा कि सर ने बताया कि जो भांति भांति के रोग हैं जो कई जगह जाने से, वहाँ का चारा खाने से पशु बीमार हो जाता है, तो अगर वह टीकाकरण किया हुआ पशु है तो वह बीमार नहीं होगा, इसकी संभावना कम होगी। शरद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया है, ये क्यों दिया गया, किसको मिला है, इसके विषय में हम जानना चाहेंगे। कैसे यह यात्रा पूरी हुई या कैसे उपलब्धि प्राप्त हुई? 2020 में जी टुमकुर बेंगलोर के पास है जी, वहाँ मेरी धर्मपत्नी कंचन वर्मा जी को कृषि कर्मा अवार्ड प्राप्त हुआ पीएम साहब से जी। और उस अवार्ड को मिलने के बाद पूरे हमारे गांव, हमारे शहर में बड़ी ये लोगों को लगा कि ये अवार्ड हमें मिला जी। तो बड़ा माहौल चला, बहुत अच्छा जी। और अवार्ड हमारा था कि हमने अधिक उत्पादन लिया जी। और जैविक पद्धति से उसको खेती करी, बहुत बढ़िया। तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी था जी, और जी। हम चीज़ों ने ये पाया, जैसे हम लोग साइलेज बनाते हैं जी। तो अगर फसल का कुछ प्रोसेसिंग हो जाए खेत के अंदर तो उसकी आय दुगनी तिगनी हो जाती है। ये कंफर्म है। बिल्कुल। अगर आप किसी भी चीज का प्रोसेसिंग कर लेते हैं खेत के अंदर तो वो किसान को जरूर से तीसरी आय जो है वो 3 गुना आय प्राप्त हो जाएगी जी। आपने जैविक कृषि की बात करी, कैसे जैविक खेती की तरफ आपको रुझान गया और कौन कौन सी फसल जो है आप जैविक खेती में ले रहे हैं या कितने रकबे पर आप जैविक खेती कर रहे हैं, इसके विषय में हमें बताएं। हम लोग गहरी जुताई करते हैं खेतों की और गोबर की खाद पर्याप्त उपयोग करते हैं जी। और हम लोगों ने यहाँ पे विज्ञान केंद्र है जी। बनखेड़ी में जी। तो वहाँ ब्रजेश सर हैं और हमारे पूना वाले संतोष सर हैं जी। तो हम लोगों ने एक योगाहार कार्यक्रम चलता है उसमें, उसमें जैविक पद्धति काफ़ी सीखी हम लोगों ने, और उसमें हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बवेरिया बासियाना जी जी, वर्टिसिलियम ये बनाना सीखा और कैसे मदर कल्चर से इसको बढ़ाते हैं वो बढ़ाया। और हम लोगों ने इसमें इतने अच्छे रिजल्ट पाए हैं कि आसपास हमने करीबन 200 किसानों को इनके सैंपल दिए और बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले कि जो जैविक के एक्चुअल में जो दुकानों में आता है जब तक वो उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है, और हम लोगों ने जो तुरंत बना के किसानों ने जो अपने हाथों से बना के, कहते हैं ना कि हाथों से खाना बनाते हैं तो ज्यादा टेस्टी लगता है, वैसे हम लोगों ने जब हाथों से दवाई बनाई और जो हमने जैविक कीटनाशक बनाया, फंगीसाइड बनाया, तो उसके जबरदस्त रिजल्ट रहे। हमने फोटो कलेक्ट करी है, हजारों इल्लियां
जी जैविक तरीके से मरते हुए नजर आए। जी जी जी। तो ये हमारे लिए बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत बढ़िया। और हमारे साथ लगभग 200 किसान इसमें जुड़े हैं। कैसे हम लोग इसमें क्या तो इसमें जैसे जैसे लागत कम होगी तो इनकम अपनी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सही, लागत को कम करते जाएं, बिल्कुल उत्पादन अपने आप बढ़ेगा और वह मुनाफे का सौदा ही होगा, यह तय है। कितनी अच्छी बात यहाँ बताई कि जहाँ कुछ किसान भाई आज भी जैविक खेती को अपनाने से कदम पीछे खींच रहे हैं या ऐसा लगता है कि उत्पादन कम होगा या लागत ज़्यादा आएगी, मुनाफा कम होगा, तो ऐसा नहीं है। जब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कदम आगे रखते हैं, उपभोक्ताओं को जब इसके विषय में पता चलता है तो आपका जो फसल है, आपका जो उत्पादन है, उसे हाथों हाथ लिया जाता है। और जैसा कि शरद जी ने बताया कि इससे आपकी जो लागत है वो धीमे धीमे शनै शनै कम हो जाएगी और मुनाफा आपका बढ़ता चला जाएगा। सर, हम जानना चाहेंगे, वर्षा ऋतु काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि ऐसे समय में जहां बहुत तेज़ी से पशु बीमार हो जाता है, तो वर्षा ऋतु आने से पहले कौन से महत्वपूर्ण ऐसे कदम हैं जो पशुपालकों को उठाना चाहिए या कौन सी सावधानियां ऐसी हैं जिनका ध्यान पशुपालकों को रखना चाहिए, वो हमें आप बताएं। जी देखिए, अभी जो है जो ग्रीष्म ऋतु का समापन है जी, तो जब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के समापन में जो हमारे तालाब हैं, जो छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, उनके जो पानी जो है सूख जाता है और किनारे में वो जो घेंगे होते हैं, स्नेल्स, उसके अंदर लिवर फ्लूक नाम का एक जीवाणु होता है। वो जाने अनजाने में जो उन छिड़का जो पास का जो पानी हमारे पशु पीते हैं, तो अनजाने में वो चीज उनके अंदर घेंगे चले जाते हैं और वहां जो है हिया बिलाई नाम की, गांव के लोग जानते हैं इसको, नाम दिया है हिया बिलाई। मतलब हृदय में, जिगर में उनके जो है कीटाणु, जो जीवाणु वहां वो अपना फैला देते हैं और उससे जो है सिरोसिस नाम की बीमारी, माने जिसको जो जिगर है जो वो पूरा छलनी हो जाता है, तो अपचन की स्थितियां बनती हैं और ऐसे में जो पशु जो है पिचकारी नुमा दस्त जो है उसमें खून भी मिश्रित हो सकता है और उसकी पहचान है उसमें फुटकी पड़ती, मतलब एयर बबल्स जो बुलबुले के टाइप का, और ये कंटिन्यू 2 से 5 दिन 7 दिन जब तक पशु ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच जाता, वो रुकने के है ही नहीं। जी बिल्कुल। तो मैं समझाइश के तौर पर जिन पशुपालक भाइयों के जानवर अपने तालाब के पौंड के आसपास जाते हैं पानी पीने के लिए, उनको कृमिनाशक दवा के रूप में निलजान नाम की दवा जो आती है, पेटेंट दवा ऑक्सीक्लोजानाइड, उसको पिलाएं और योग्य पशु चिकित्सक की सलाह लेना ना भूलें। जी जी जी। तो आपके पशु पर जो है उत्तम प्रभाव पड़ेगा और उसको कोई हानि नहीं होगी। जी, वाकई कहीं ना कहीं वर्षा ऋतु में जल का प्रभाव जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपने पशुओं को दूषित जल से बचाना है और जैसा सर ने जो बताया कि जो पेटेंट दवा है उसका सेवन अगर आप उन्हें कराएंगे तो कृमिनाशक वह दवा उन्हें बीमार होने से बचा लेगी। इस प्रकार से आपका जो पशुधन है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। शरद जी, हम जानना चाहेंगे कि लागत कम करने के लिए खेती में क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं या क्या आप उपाय अपनाते हैं, उसके विषय में आप हमें बताएं। लागत कम करने के लिए बहुत आसान तरीके हैं। जी बताएं। जैसे आप खेतों की गहरी जुताई करते हैं जी, उस समय आप लोग जब बोनी करने जा रहे हैं तो आप जैसे ट्राइकोडर्मा अगर आप बना लेते हैं तो आपको कोई भी महंगे फंगिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। और आप जैविक जैसे कीटनाशक बनाते हैं तो उसमें भी आपको रिजल्ट तो इतना तगड़ा मिलता है, तो पड़ोसी भी उससे बचत हो जाती है। अब केमिकल डालने से पड़ोसियों को कोई बचत नहीं होती, लेकिन एक जैविक फंगिसाइड आप डालेंगे, एक जैविक आप कीटनाशक डालेंगे तो आपके पड़ोसी को भी फायदा होगा। तो लागत आप जैसे जैसे धीरे धीरे आप कम करेंगे और आपका खेतों में फसल को आप बदलें। जैसे आपने मान लो गेहूं लगाया है तो फिर चना लगाएं, चना लगाया है तो आप सरसों लगाएं। क्रॉप का रोटेशन करना बहुत जरूरी है, जो आजकल किसान नहीं करते। तो इसकी वजह से भाई जंगल में जो पौधा है उसको क्या चीज लग रहा है, उसको यूरिया लग रहा है, डीएपी लग रहा है, कौन डालने जा रहा है, वो कैसे 100 फीट का पेड़ हो जाता है, ये भी सोचना चाहिए। आपकी मेड़ में 100 फीट का पेड़ खड़ा हुआ है, आप उसकी तरफ देखिए, उसको क्या आपने डीएपी डाली, क्या आपने यूरिया डाला, क्या कीटनाशक डाला, वो पौधा इतना सुरक्षित, इतना बढ़िया खड़ा हो गया। तो आपकी ये 1 फीट की फसल क्यों नहीं खड़ी हो रही? ये चीज पे विचार करना चाहिए और अपने परिवार को
अपनी महिलाओं को खेत तक लाना चाहिए, मेरा कहना है। बहुत बढ़िया, बच्चों को लाना चाहिए। महिलाओं से बेहतर प्रबंधन कौन करेगा, वाकई सही बात है। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया, कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई है कि आपके ही आसपास मेहड़ पर लगे हुए इतने ऊंचे वृक्ष, फलदार वृक्ष जो अच्छा खासा उत्पादन कर रहे हैं, वह अपने आप हो रहे हैं, उन पर रासायनिक छिड़काव नहीं किया जा रहा है, वह फल रहे हैं, फूल रहे हैं, तो खेती क्यों नहीं होगी। उसमें भी अगर आप उचित कदम उठाएंगे, सही निर्णय लेंगे, तो वहाँ भी नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर साहब, चलते चलते संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे, वर्षा ऋतु की जब शुरुआत होती है तो बहुत कीट मच्छर ऐसे बढ़ जाते हैं, तो कैसे पशु प्रबंधन किया जाए, उसकी कुछ टिप्स आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, सबसे पहले गौशाला की जो है नियमित साफ सफाई का ध्यान रखें जी। और कई बार क्या होता है कि हमारी जो ड्रेनेज व्यवस्थाएं, जहां से पानी की निकासी है, और मलमूत्र को, गोबर को एकत्रित ना होने दें। पेशाब, कई बार क्या होता है, जो आपका जो ढालान है, ये स्टैंडिंग स्पेस जिसको कहें, पशु के खड़े होने की जो जगह है, उसमें स्लोप देना चाहिए गौशाला में, ताकि जब मूत्र पशु करता है तो वो नाली के माध्यम से बाहर अपने जो गड्ढा बना रखा है वहां एकत्रित हो जाए। मतलब वो जो गोबर है, पेशाब है, वहाँ एकत्रित ना होने पाए। जी जी जी। तो मच्छी मच्छर जो है होंगे ही नहीं, तो उससे जो पशु है वो सुरक्षित रह सकता है। एक बात और खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि जो गौशाला के अंदर टाट पट्टे जिन किसान भाइयों ने अभी बांध के रखे होंगे, अभी तो उनको बंधा रहने दें, क्योंकि अभी लू चल रही है। निश्चित रूप से उनको जैसे ग्रीष्म के समापन पे उनको हटाना, निकालना ना भूलें, ताकि हवा का आवागमन उचित बना रहे। बहुत ही बढ़िया, कितनी अच्छी जानकारी हमसे साझा करी। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शरद जी, आपने भी बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, किसान भाइयों को प्रोत्साहित किया, कैसे सराहनीय कदम उठाए जा सकते हैं, और महिलाओं को खेती तक अगर लेकर आएंगे तो उसका कितना लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको भी इतनी अच्छी बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि दर्शन के अगले अंक में ऐसे ही अन्य विषय के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।